दोस्तों, आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। उनकी स्मृतियों को बहुत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन हम सिर्फ उनके चित्रों पर फूल माला नहीं चढ़ाना चाहते हैं। हम याद करना चाहते हैं उनके कामों को, उनकी वैचारिकी को और उनके संजोए गए सपने को। क्योंकि मान्यवर कांशीराम ने अपनी नौकरी के दरमियान जिस सामाजिक उत्पीड़न को देखा और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके जेहन में एक बात जो जम गई कि इस बहुजन समाज को सत्ता जब तक हासिल नहीं होगी तब तक उसके साथ न्याय संभव नहीं है। और उसके बाद महाराष्ट्र की उस जमीन से नौकरी को छोड़ करके निकल पड़े कांशीराम उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां उन्होंने इस जमीन को अपनी कर्मभूमि बनाया। लेकिन उनका सपना तो लाल किले पर तिरंगा फहराना था। आज एक सपना और देखा जा रहा है कि लाल किले पर तिरंगे के साथ साथ पंचशील का झंडा भी फहराया जाए। दोस्तों, जब कांशीराम साहब ने डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को जाना, और ये बात मैं तब कह रहा हूं कि जब उन्होंने 4 पेज की लंबी चिट्ठी अपने परिवारजनों को भेज करके उनको ये सूचित किया कि अब कांशीराम का जीवन समाज को समर्पित होने जा रहा है। वो कभी लौट करके अपने परिवार में नहीं आएंगे, वो कभी शादी नहीं करेंगे, वो कोई दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, वो परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, क्योंकि इस पूरे समाज की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। और उसके बाद माँ उनको जब मनाने के लिए आती है और रात रात भर पढ़ने वाले कांशीराम को देख करके बेचैन हो उठती है, तो एक दिन पूछती है कि काशिया, ये क्या पढ़ते हो तुम? इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो रात रात भर तुम डूब करके पढ़ते हो? कांशीराम ने मुस्कुरा करके माँ को जवाब दिया था कि माँ, इन किताबों में सत्ता की चाबी छिपी है। जी हाँ, कांशीराम उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को पढ़ रहे थे। शायद वो याद कर रहे थे 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया था कि ये जो दलित है, ये जो वंचित समाज है, ये अब शोषकों के गुलामी के जुए को कंधे पर ढोते ढोते थक गया है। अब ये सत्ता पाना चाहता है। अगर इसको सत्ता नहीं मिलती है तो ये आंदोलन करेगा, ये आंदोलन करेगा, ये विद्रोह करेगा। इसलिए इस लोकतंत्र के जरिए, इस वोटिंग राइट के जरिए इसको सत्ता प्राप्त करनी है, और उसके बाद ही इस देश में न्याय, लोकतंत्र, समता और बंधुत्व स्थापित हो सकेगा। जो जाति का बंधन है, जो बेड़ियां हैं, जो असमानता है, वो तभी टूट सकती है, तभी वो दूर हो सकती है जब सत्ता इन दलितों के पास पहुंचे। और उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को जमीन पर उतारने के लिए कांशीराम उत्तर प्रदेश की जमीन पहुंचते हैं। और वहां पर उन्होंने भाषणों के जरिए नहीं, उन्होंने बहुत लंबे लंबे वादों के जरिए नहीं, उन्होंने लच्छेदार भाषाओं के जरिए नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर के उन सच्चाइयों को, उन बारीकियों को समझा और लोगों से वो वादा किया कि अगर वो उनकी राह पर चलते हैं, उनके रहगुजर बनते हैं, उनके राहगीर बनते हैं, तो निश्चित रूप से इस वंचित समाज को, जो निरंतर शोषण का शिकार है, जिसके पास अपनी जमीनें नहीं हैं, जो जमींदार की जमीन पर बेगार करता है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, जिसके पास नौकरियां नहीं हैं, वो लखनऊ और दिल्ली में सत्ता पर पहुंचने का सपना देख सकता है। लोगों से बात की गई, लेकिन लोगों ने इस समाज में आने वाली रुकावटों से बार बार उनको आगाह किया, जानना चाहा कि इसका निदान कैसे होगा। मसलन जब उन्होंने कहा कि हमारे समाज का वोट तो लोग लूट लेते हैं, हम अपने वोट को बेच भी देते हैं, कांशीराम ने बड़े जतन से कहा कि अगर हम अपने वोट को नहीं सुरक्षित रख पाते हैं तो हम अपनी बहू बेटी की इज्जत को क्या सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हम अपने वोट को बेचते हैं तो बहू बेटी की इज्जत को बेचते हैं। जब कांशीराम से कुछ लोगों ने कहा कि आप जिस बहुजन एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जातियां उसमें से ऐसी हैं
जो ठाकुरों की तरह है, सामंतों की तरह है, ब्राह्मणों की तरह है, हमारा भी उत्पीड़न करती है, उनसे कैसे एकता होगी? कांशीराम ने फिर से बहुत जतन से एक सवाल उनसे पूछा कि उन पिछड़ी जातियों में जो तमाम वंचित जातियां हैं, उनमें कुम्हार है, नाई है, तेली है, राजभर है, बिंद है, निषाद है, मल्लाह है, ये जातियां भी क्या तुम्हारा शोषण करती हैं? जाहिर तौर पर जवाब मिला कि नहीं, बल्कि ये खुद भी उन अपने जाति भाइयों के शिकार हैं। तो कांशीराम ने कहा कि वो हमारे को सफरर हैं, जैसे हमारा उत्पीड़न होता है उनका भी उत्पीड़न होता है, तो क्या इन उत्पीड़कों का एका नहीं हो सकता? इस एका की जरूरत है, और वो नुस्खा दे दिया कांशीराम ने उन लोगों को कि जिससे बहुजन एकता बननी शुरू हुई। पहले दलित और अति पिछड़ी जातियों की एकता हुई, और उसके बाद ये कारवां निकल पड़ा इसमें जो वो जातियां जो कभी अपने से अगड़ी जातियों का नकल करके शोषण करती थी, वो भी धीरे धीरे उस धारा को समझते हुए, वो डॉक्टर अंबेडकर को समझते हुए, वो साहू जी महाराज फूले, सावित्रीबाई फूले के सपनों को समझते हुए, वो धीरे धीरे एकत्रित होने लगे, वो जुड़ने लगे, और ये कांशीराम का बड़ा कारवां चल निकला। आगे चल करके 1990 के दशक में जब कमंडल की राजनीति परवान पर थी, और हम लोग जानते हैं कि उस कमंडल की राजनीति को इतना आगे क्यों ले जाया गया, क्योंकि मंडल की जो धमक हुई थी। और आप याद कीजिए, बोट क्लब पर जब कांशीराम अपने तमाम बहुजन साथियों के साथ मिलकर के जब ये नारा लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि मंडल की सिफारिशें लागू करो वरना गद्दी खाली करो, उसके बाद बीपी सिंह ने मंडल की सिफारिशों को लागू किया, और इस मंडल की सिफारिशों को लागू करने की एकता को ध्वस्त करने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू होती है। लेकिन कांशीराम इस चाल को समझते हुए अपनी इसी जमीन के एक दूसरे नायक, एक दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव के साथ एकता स्थापित करते हैं। ये असली बहुजन एकता बनी, और इसका परिणाम क्या हुआ? 1993 के चुनाव में जब नारा लगा मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और सच में इन दोनों ने वो करिश्मा कर दिखाया कि उस पूरे हिंदुत्व की एग्रेसिव राजनीति को धराशाही करते हुए वो सरकार बनाई जिसमें मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, सपा बासपा एक साथ। लेकिन वे शोषक शक्तियां, वे कमंडलधारी शक्तियां कैसे इसको बर्दाश्त करती, उन बहुजनों की सत्ता को कैसे वो बर्दाश्त करती है, इसलिए उन्होंने चालें खेलनी शुरू की। 1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ उस साजिश के तहत, और ये राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। मानवर कांशीराम साहब 2006 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनका देहांत हुआ। 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल हुई, क्योंकि कांशीराम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। हालांकि उसका पूरा श्रेय ब्राह्मणों ने लूटा, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने सिर्फ 17.5% वोट किया था बीएसपी को, और वहां से एक राजनीतिक विचलन शुरू हुआ। बीएसपी का जो वैचारिकी का स्खलन शुरू हुआ, और उसके बाद वे हिंदुत्ववादी शक्तियां, सांप्रदायिक और फांसीवादी शक्तियां मजबूत होकर के आज उस सत्ता में बैठी हुई हैं। जो कांशीराम और मुलायम सिंह मिलकर के 1955 के लोहिया और अंबेडकर के देखे हुए सपने को साकार करने के लिए निकले थे, ये सपना ध्वस्त हो गया। आज कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उस बहुजन एकता को फिर से साकार करेंगे। ये जो दूरियां इस बीच में बनी हैं, ये जो खाइयां इस बीच में बनी हैं, इनको तोड़ने की जरूरत है, और उस बहुजन एकता को बनाने की जरूरत है। दलित, पिछड़े, मुस्लिम और आदिवासियों की एकता की जरूरत है। असली जमीन पर 15 और 85 की लड़ाई की जरूरत है, वरना जो हालात 1947 के पहले थे वो हालात आने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ताकतें हैं वो उतनी ही घोर, नफरती, अन्यायी और शोषण करने वाली हैं। इसलिए सत्ता में
पहुंचने के लिए और कांशीराम साहब के सपने को साकार करने के लिए और उससे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि कांशीराम के दिखाए हुए सपने को, उनके रास्ते को, उनकी वैचारिकी को और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से एकजुटता की जानी ज़रूरी है और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।